दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमेशा की तरह मैं आपका अपना जीके सर आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का इतिहास। हम बात करेंगे आज के इतिहास के बारे में। आज के दिन देश दुनिया में क्या घटनाएं हुई हैं, आज किन का जन्म दिवस है, आज के दिन किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है और आज कौन सा उत्सव और महोत्सव है। इन सभी चीज़ों को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड, फैमिली, इन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। आज दिनांक है 14 अक्टूबर और हम बात करते हैं आज के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। बात करें तो 1882 में शिमला में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? शिमला में किया गया था पंजाब विश्वविद्यालय की। यह ब्रिटिश उपनिवेशवादी सरकार द्वारा कलकत्ता, मुंबई, मद्रास के बाद स्थापित किया गया भारत का चौथा विश्वविद्यालय था। कौन सा था? चौथा था। और ये इम्पोर्टेंट है। पहला कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के बाद ये चौथा था। कहाँ पे? शिमला में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1933 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के समूह से बाहर आने की घोषणा की थी। किनसे? मित्र जो भी देश थे उनसे बाहर आने की घोषणा की थी। नेक्स्ट की बात करें तो 1943 में जापान ने फिलीपींस की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। किसकी? फिलीपींस की जो उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं 1940 में हालैंड और इंडोनेशिया के बीच संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। किस पे? जो हॉलैंड था और इंडोनेशिया के बीच आपसी संघर्ष तो था, उस पर उन्होंने समझौता किया और उस पर हस्ताक्षर किए दोनों ने मिलकर। 1948 में इजराइल और मिस्र के बीच ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी। अभी आपको पता है कि इजराइल के साथ अभी करंट में भी ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। किसके साथ चल रहा है? फिलिस्तीनियों के साथ चल रहा है और गाजा पे हमला कर रहे हैं। अभी तक 2000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं फिलिस्तीन की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1953 में भारत में संपदा शुल्क अधिनियम प्रभाव में आया था। क्या शुल्क? संपदा शुल्क जो होता है वो जो अधिनियम में आ गया था, मतलब कानून में आ गया था 1953 में आज ही के दिन। बात करते हैं 1956 में तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने 3,85,000 अनुयायियों के साथ कोचांदा में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपने समर्थकों को 22 बौद्ध प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करने की सलाह दी थी। कितने? ये इम्पोर्टेंट है पेपर के मद्देनज़र, चाहे जनरल नॉलेज के मद्देनज़र। ये संख्या भी याद होना चाहिए कि कितने थे टोटल, और जगह का नाम ये जरूर याद रखिएगा, कोचांदा में, ठीक है। और 22 बौद्ध प्रतिज्ञाओं को उन्होंने अनुसरण करने की सलाह दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं 1981 में होस्नी मुबारक मिस्र के चौथे राष्ट्रपति बने थे। क्या बने थे? मिस्र के ये चौथे राष्ट्रपति बने थे। बात करते हैं 1979 में जर्मनी के बार्न में परमाणु ऊर्जा के खिलाफ 1 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया था। कहाँ पे किया था? जर्मनी में किया था। कहाँ पे? जर्मनी के बार्न शहर में। बात करें 1997 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। किनको? जो जालियांवाला कांड हुआ था उसको उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। 1999 में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT अमेरिका सीनेट में नामंजूर हुआ था। आपको पता है उस टाइम क्या ही सिचुएशन था हमारे देश की। 2000 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाक समेत 22 देशों में अपने दूतावास बंद किए थे। कितने? 22 देशों में। किसने बंद किया था? अमेरिका ने बंद किया था। 2002 में कतर में मिलने के वायदे के साथ 14वें एशियाई खेलों का बुसान में रंगारंग समापन हुआ था। आपको पता है कि कतर एक ऐसा देश है जो बिचौलिए का काम करता है, जिसकी कहीं अगर
एजेंसी नहीं होती है, उसके ऑफिस नहीं होते हैं, वो कतर में ज़रूर होते हैं। जैसे तालिबान का आप देख लेते, ठीक है, अभी हमास है, उसकी देख लीजिए। किसी और देश में नहीं होगा। सब देश अगर बैन भी कर दिए तो उनके ऑफिस आपको मिल जाएंगे कहाँ पे? कतर में। नेक्स्ट इधर बढ़ते हैं, बात करते हैं 2004 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को सेना प्रमुख बनाए रखने वाला विधेयक पारित किया था। क्या पारित किया था? कि वो सेना प्रमुख बने रहेंगे। ये वाला विधेयक जो है उसको पास किया गया था असेंबली में। बात करें 2007 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने चिकित्सा और कृषि क्षेत्रों में परमाणु प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए नेपाल को मंजूरी प्रदान की थी। किसने किया था? IAEA ने चिकित्सा के क्षेत्र में परमाणु प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए नेपाल को मंजूरी दी थी इस चीज़ के लिए। बात करते हैं 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड्स की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अतिरिक्त 200 अरब रुपए जारी करने की घोषणा की थी। कितने? 200 अरब रुपए जारी किए थे। दो 2010 में राजधानी दिल्ली में चल रहे 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हुआ था। उस टाइम बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मुख्यमंत्री कौन थी दिल्ली की? या थे। बात करें 2012 में नाइजीरिया की एक मस्जिद में बंदूकधारियों ने 20 लोगों की हत्या कर दी थी। अब बात करते हैं 14 अक्टूबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कि आज के दिन 14 अक्टूबर के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था। 1996 में हरजिंदर कौर जो भारत की महिला भारोत्तोलक वेट लिफ्टर थी, लिफ्टर है, उनका जन्म है। बात करें 1979 में ऋत्विक भट्टाचार्य जो भारत के स्क्वैश खिलाड़ी हैं, उनका जन्मदिन है। बात करें बहादुर शाह प्रथम का जो दिल्ली भारत का मुगल बादशाह था, उनका भी जन्म 1646 में आज ही के दिन हुआ था। लाला हरदयाल भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, गदर पार्टी के संस्थापक थे। 1884 में इनका जन्म हुआ था। 1931 में निखिल रंजन बैनर्जी जो संगीतकार थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल जो परमवीर चक्र से सम्मानित थे, भारतीय सैनिक थे, इनका भी जन्म 1950 में आज ही के दिन हुआ था। मोबुतु सेसेको जयरे के राष्ट्रपति थे, इनका भी जन्म 1930 में आज ही के दिन हुआ था। वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जो असमिया साहित्यकार थे, 1924 में आज ही के दिन जन्म हुआ था इनका। बात करें लालू भाई समलदास मेहता जी का जो प्रसिद्ध उद्योगपति थे, 1926 में आज ही के दिन इन्हें सर की उपाधि दी गई थी और इनका जन्म हुआ था 1863 में आज ही के दिन। बात करते हैं 14 अक्टूबर के हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। तो शोभा नायडू जी जो भारत की प्रमुख कुचिपुड़ी नर्तकियों में से एक थी, इनका निधन 2020 में आज ही के दिन हुआ था। रजिया सुल्तान भारत की थम महिला शासिका, 1224 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। दत्तोपंत ठेगंडी जी जो राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता एवं भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक थे, इनका भी निधन 2004 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं मोहन धारिया जी का जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनका भी निधन 2013 में आज ही के दिन हुआ था। दशरथ देव जो भारतीय राजनीतिक दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिज्ञ थे, इनका भी निधन आज ही के दिन 1998 में हुआ था। नरसिंह चिंतामन केलकर जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी पत्रकार और मराठी साहित्यकार थे, इनका भी निधन 1947 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में कि आज के दिन क्या क्या उत्सव है और क्या महोत्सव है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज है विश्व मानक दिवस। क्या है? विश्व मानक दिवस। क्या होता है मानक दिवस? बात करें विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं,
नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। दुनिया भर में सरकारी निकायों सहित विभिन्न संगठन इस दिन को मनाने के लिए कई तरह के आयोजन की योजना करते हैं। महत्व क्या है? यह दिन दुनिया भर में उन तकनीकी समुदायों के प्रयासों की सराहना करने के लिए मनाया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानकों को बनाने में योगदान करते हैं। ये मानक तकनीकी दस्तावेजीकरण की वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित और असंसित है। सदस्य देश इन दिन दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ स्मार्ट शहरों के निर्माण की दिशा में काम करने का संकल्प लेते हैं। अब इस दिन की इतिहास क्या है? तो 1956 में लंदन में 25 देशों के प्रतिनिधियों की पहली सभा को चिन्हित करने के लिए इस तारीख को चुना गया था, जिन्होंने मानकीकरण की सुविधा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का फैसला किया था। ISO का गठन एक साल बाद 1947 में हुआ था। हालांकि पहला विश्व मानक दिवस 1970 में मनाया गया था। क्लियर हुआ? अब इसमें पेपर में क्या क्या पूछे जाते हैं इससे, विश्व मानक दिवस से रिलेटेड? तो मानकीकरण मुख्यालय के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है कहाँ पे है इसका मुख्यालय? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बात करें अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना कब हुई थी, है ना? तो 23 फरवरी 1947 को कब हुई थी? उन्नीस सौ 47 को लंदन में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो उर्लिका फ्रेकी। क्लियर हुआ आप सभी को? अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस के बारे में। किसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा के बारे में। चलिए अब बताइए होता क्या है। तो बात करें हैं कि इंटरनेशनल ई वेस्ट डे जो है हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में ई कचरे के सही निपटान को बढ़ावा देना है, जिसका उद्देश्य पुनः उपयोग, वसूली, रिसाइकलिंग दरों में वृद्धि करना। 2022-2023 अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस का 5वां संस्करण है। ये छठा है 2023 का। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले 5 वर्षों में उन्नत ई कचरे की मात्रा में 30% की वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र भी कहता है कि ई कचरे को 53.6 मिलियन टन दुनिया भर में व्यापक उत्पन्न कर रहे हैं। इनमें से केवल 17.4 का ही संग्रह और पुनर्चक्रण किया जाता है। यह भी अनुमान है कि 2030 तक 34 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न होगा। प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति, शहरीकरण प्रक्रिया और आर्थिक विकास ई कचरे में तेजी से वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। महत्व की बात कर लेते हैं। तो यह दिन रिसाइकलिंग और ई कचरे को कम करने के लिए महत्व पर बल देता है। इस दिन को मनाना और ई कचरे के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्व है, क्योंकि केवल 78 देशों में ही ई कचरा प्रबंधन अच्छा है। विश्व की केवल 71% जनसंख्या ई कचरा कानून के अंतर्गत आती है। अब पेपर में क्या क्या पूछे जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 17 मई 1865 में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ महासचिव कहाँ पे है? तहाउलिन मांझो महासचिव जो हैं इसके। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए क्लियर हो गया ना आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? बस आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। क्लास को एंड करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली, इन सभी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।